आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए भाई, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार गाइज, आज हम जीएस क्वेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जीएस क्वेरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है। जीएस क्वेरी को भारत के समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिया था। इनका जन्म 12 दिसंबर 1994 को हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1983 को हुई थी। ये जन्म और मृत्यु आप याद रख सकते हैं, खासकर इनका जो जन्म हुआ था वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बार यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं भी, कौन से थिंकर का पहले जन्म हुआ था, कौन से का बाद में। इस तरह से 4-5 थिंकर दे देते हैं और फिर उनको बताना होता है क्रोनोलॉजी। ठीक है, महाराष्ट्र में रहते थे, महाराष्ट्र के थे और चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो एमए और बीए इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से करी थी। एमए करते ही 1922 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए थे। वहाँ पे जब ये पीएचडी कर रहे थे तो मतलब पीएचडी किन के थ्रू की इन्होंने, पीएचडी के जो गाइड थे इनके वो थे रिवर्स, जो मानव शास्त्री थे। और मानव शास्त्री थे, उसके साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे मरीजों का इन्होंने इलाज किया, ऐसा कहा जाता है। और इन्होंने भारत की टोडा जनजाति के लोगों का भी अध्ययन किया था। जनजाति का अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी किनशिप थ्योरी भी दी थी, मतलब नातेदारी के बारे में कुछ बताया था। तो चलिए, ये तो मानवशास्त्री जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे इनके बारे में बता दिया मैंने आपको। और इनकी मृत्यु हो जाती है भाई, रिवर्स की मृत्यु हो जाती है। जब वो जीएस घुरी पीएचडी कर रहे होते हैं ना, तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस जीएस घुरी के पीएचडी को कंप्लीट कराने का पूरा काम हेडन करते हैं और हेडन के देख में जीएस ने अपनी पीएचडी पूरी करते हैं। 1923 में इन्होंने एक थीसिस लिखी। थीसिस का नाम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इसको आप आगे कर लीजिए। भारत में जाति और प्रजाति आएगा, ठीक है। और पीएचडी करने के बाद भारत आ गए थे भाई वापस। और भारत में आते ही उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना करी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार भी, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की सबसे पहले स्थापना कब और कहाँ करी गई थी। तो जीएस घुरी द्वारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में करी गई थी 1925 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आप गूगल कर लेना। और वहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने बॉम्बे सोशोलॉजिकल बुलेटिन जो नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, जो फर्स्ट बुलेटिन सोशोलॉजी का था इंडिया में, ऐसा कहा जाता है। बाकी देखिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी कहा था कि कोई भी थिंकर है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए भी हम उसको क्यों रीड कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस विषय में जीएस घुरिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय समाजशास्त्र के शिल्पकार थे भी। भारत के समाजशास्त्र का निर्माण इन्होंने किया था, एक प्रकार से कहें तो ढांचा देने का काम जीएस घुरिया ने किया था। वो भले ही वो ढांचा थोड़ा गलत बन गया, सही बन गया, वो अलग बात है, लेकिन ढांचा देने का काम इन्होंने जीएस घुरिया ने किया था भाई, ठीक है। इंडोलॉजी अप्रोच के बारे में इन्होंने बताया था। इंडोलॉजी अप्रोच क्या होती है? इंडोलॉजी यानी इंडो प्लस लॉजी से बना है। इंडो का अर्थ है इंडिया और लॉजी का अर्थ है भी अध्ययन करना, यानी इंडिया से जुड़ी हुई पारंपरिक, धार्मिक, ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करना इंडोलॉजी अप्रोच होता है। यानी इन चीज़ों को मिला के एक अपना व्यू देना इंडोलॉजी अप्रोच कहलाता है। वो जीएस घुरिया ने किया था। और जीएस घुरिया का मानना था कि भी जो पश्चिमी समाज की कल्चर है उसको हम अवॉइड करना चाहिए और भारतीय समाजशास्त्र को एक अपनी पहचान देने के लिए इंडोलॉजिकल अप्रोच का उपयोग करना चाहिए। मतलब पश्चिमी जो संस्कृति है उनका विरोध करते थे और ये कहते थे कि पश्चिमी जो संस्कृति है या फिर पश्चिमी जो सोच है वो भारत के लिए नहीं बनी है, वो अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, ऐसा कुछ कहते थे। तो ये है इसलिए। और पिछड़े हुए हिंदू, इन्होंने जीएस घुरिया ने पिछड़े हुए हिंदू जनजातियों को कहा था। क्यों कहा था, किस लिए कहा था, वो बाद की बात है, हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको बता दिया मैं क्यों पढ़ रहे हैं। सीधी बात है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बात है भारत के समाजशास्त्र के जनक है। दूसरी बात, इन्होंने जो भी अपनी स्टडी में यूज किया है वो इंडियन अप्रोच के थ्रू किया है, यानी इंडोलॉजी अप्रोच उसमें मिलती है। और इन्होंने स्वदेशी अप्रोच यूज किया एक प्रकार से, वेस्टर्न थिंकरों की सोच से अलग होके इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, ठीक है।
तो जीएस कुरियन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनका यही कॉन्सेप्ट था, जाति और प्रजाति। ये इनकी थीसिस भी यही थी और पहली बुक ये भी थी, 1932 में लिखी थी। हालांकि ये थीसिस 1923 में इन्होंने स्टार्ट करी थी, लेकिन 1932 में बुक के रूप में पब्लिश करा दिया था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, जीएस गुरे कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति है ना प्रजाति से हुई है। जीएस गुरे का मानना था कि भारत में आर्यों ने अपनी प्रजाति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, यानी जो भारत में आर्य थे वो अपनी शुद्धता को बनाए रखने को, शुद्धता मतलब अपनी कल्चर को बचाए रखने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए खुद को वहाँ के मूल जो निवासी थे उनसे अलग कर लिया, और इसी अलगाव की प्रक्रिया से जाति का जन्म हुआ। ये मानना है जीएस गुरे का। ठीक है, यानी कुल मिला के जीएस गुरे कहते हैं भी जाति का जन्म है वो प्रजाति से हुआ है। ठीक है, 6 प्रजातियाँ इन्होंने बताई थी, वो आगे चल के हम बताएंगे कौन कौन सी थी, और 6 ही इन्होंने जाति की विशेषताएं बताई है, वो भी अभी बता देंगे आपको। संबंध नस्लीय शुद्धता की अवधारणा भी इन्होंने दी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कई बार। ठीक है, ये आप थोड़ा सा जो मैंने डार्क कर रखा है, जो अंडरलाइन कर रखा है वो इंपॉर्टेंट सारे, और PYQ बेस है। ठीक है, तो इसलिए जो अंडरलाइन कर रखा है वो तो ज़रूरी याद करें आप, बाकी आप अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। 6 विशेषताएं कौन कौन सी बताई थी जनजाति की इन्होंने, देखिए अभी पहले तो इन्होंने कहा था खंडों में विभाजन, मतलब क्या है, समाज में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है जाति, ये इन्होंने जीएस गुरे ने बताया था। पदानुक्रम मतलब जाति में ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती है। ऊंच नीच यानी ब्राह्मणों को सबसे ऊंच माना जाता है, और जो शूद्र है उनको दलित है उनको सबसे नीचा माना जाता है, ऐसा कुछ जीएस गुरे ने बताया। और खुद ब्राह्मण परिवार से थे तो जाति को प्रमोट तो करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें क्या शर्म वाली बात है। भी ब्राह्मण परिवार से थे तो इन्होंने जाति को प्रमोट किया, खुलकर प्रमोट किया, और यहाँ तक तो इन्होंने जनजाति को पिछड़े हुए हिंदू कह दिया। ठीक है, इसलिए सॉरी मेरा पर्सनल एडवाइस देने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध, मतलब जो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जाति में कोई भी कार्य, उसका जो पुश्तैनी कार्य ही हम कर सकते हैं जाति में, ये आपको पता है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नागरिक और धार्मिक असमानताएं, व्यवसायों का निर्धारण, मतलब ठीक है, व्यवसाय का निर्धारण अपने आप नहीं होता है, हर जाति का एक निश्चित पारंपरिक पैसा होता है। ठीक है, विवाह पर प्रतिबंध, ये तो आपको पता है, जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, अंतर्विवाह पर रोक थी। ठीक है, अंतर्विवाह कर सकते थे। जीएस गुरे किससे प्रभावित थे, हर्बर्ट रिजले से प्रभावित थे, जो ब्रिटिश के समाजशास्त्री थे, और इनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जाति और प्रजाति। ठीक है, ये आगे चल के बताएंगे कौन कौन सी प्रजातियों का इन्होंने अध्ययन किया था और क्यों ऐसे, वो मैंने आगे लेकर रखा है, यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो आगे चल के बताएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आलोचना इसके कॉन्सेप्ट की किसने की है, DN मजूमदार ने इनकी आलोचना की है। DN मजूमदार कहते हैं भी प्रजाति से उत्पत्ति कैसे हो सकती है जाति की। जाति की उत्पत्ति तो बहुत सारे कारक है, उसमें भौगोलिक कारक भी शामिल है, सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी, राजनीतिक भी कारक भी शामिल है इनमें, केवल प्रजाति से उत्पत्ति नहीं हो सकती। जीएस गुरे ये गलत कह रहे हैं, ये मजूमदार ने कहा था ये बात भी, जीएस गुरे बात गलत कह रहे हैं कि जाति की उत्पत्ति सिर्फ प्रजाति से नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा था कि भी जाति की उत्पत्ति भौगोलिक और सांस्कृतिक कई प्रकार के जटिल कारकों से होती है, मजूमदार ने ये कहा था, यानी आलोचना इन्होंने करी थी इस कॉन्सेप्ट की। ये हमने नया देखिए कॉन्सेप्ट में क्या क्या डाला है हमने, सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम, उसके बाद कौन सी बुक से लिया गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या बताया है, मेन बातें लिख रखी है, और जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना वो PYQs है, यानी वो पिछले कुछ सालों में वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए उनको आप रीड कर लेना। और आलोचना किसने की है किसने नहीं की वो भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। अब बात करते हैं जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है, और जिस कॉन्सेप्ट के कारण ये विवादों से घिरे हुए थे, जनजाति का आत्मसात्मीकरण। यानी आत्मसात्मीकरण का अर्थ होता है भी चीज़ों को संभाल लेना एक प्रकार से। ठीक है, भी दूसरी संस्कृति को अपना लेना, दूसरी संस्कृति अपने से ऊपर की संस्कृति को देख के भी, जैसे कोई भी है, जैसे ब्राह्मणों को देख के लोगों ने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया था, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। इन्होंने अपनी बुक सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943 में लिखी थी। इस पुस्तक का नाम बदल के इन्होंने बाद में थोड़ा चेंज करके द शेड्यूल ट्राइब कर दिया था 1959 में। ठीक है, ये तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बुक है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है भी जनजातियों का आत्मसात्मीकरण
वाला कॉन्सेप्ट कौन सी बुक में दिया गया था, कौन सी बुक से संबंधित है, या फिर पिछड़े हुए हिंदू कौन सी बुक में दिया है। तो ये इन दोनों में से एक ही मिलेगी आपको। अगर दोनों मिलती है तो पहली बुक पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी रखा है कि इस कॉन्सेप्ट के कारण वो सबसे ज़्यादा विवादों से घिरे हुए थे। इसी कॉन्सेप्ट में इन्होंने भारतीय जनजाति को पिछड़े हुए हिंदू का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। और मैंने वैसे नोट्स में रेड कलर पे काफ़ी कर रखा है, जो रेड कलर का कर रखा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो PYQ काफ़ी बार आ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपने लूसेंट की बुक पढ़ी है ना, उस हिसाब से नोट्स तैयार करे गए हैं। लूसेंट में क्या आता है भी, वन लाइनर दिए होते हैं पर्सन, और उसमें रेड कलर के डार्क कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट को, और उससे स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाता है भी हाँ ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ से। तो वैसे ही मैंने किया है, ठीक है। GS गुरु क्या कहते हैं कि आदिवासी ऐतिहासिक रूप से हिंदू से जुड़े हुए थे। उनका क्या मानना था कि भी GS गुरु क्या कहते थे कि भी जो जो जनजाति है ना वो हिंदू से ही निकली है। हिंदू तो डेवलपमेंट हो गए और जो जनजातियाँ थी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इसलिए हिंदू तो आगे निकल गए और जो पीछे जनजातियाँ रह गई वो पीछे रह गई। इसलिए उनको क्या कहा, पिछड़े हुए हिंदू कहा, क्योंकि वो हिंदुओं से पीछे रह गए, लेकिन वो थे हिंदू ही पहले। ये कहना चाह रहे हैं ये क्या नाम है इनका, GS गुरु, ठीक है। इन्होंने ये बात किसके आधार पे थी, कोली जनजाति का अध्ययन किया था, उसके आधार पे इन्होंने ये बात करी थी। और आलोचना, इस कॉन्सेप्ट की आलोचना करें तो GS गुरु की इस कॉन्सेप्ट की आलोचना एल्विन ने करी थी, जो मानव शास्त्री है। कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि आप किसी भी चीज़ को उस पर ये कैसे थोप सकते हैं, एक प्रकार से भी आप कैसे कह सकते हैं भी वो हिंदुओं से जुड़ी हुई जनजातियाँ, ये तो बिल्कुल ही ज़रा सा गलत है। तो ये मैं पहले कह रहा था कि ये इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी विवादपूर्ण था। तो एल्विन ने क्या कहा था कि जनजातियों की स्वतंत्रता, स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, और उनके लिए अलग क्षेत्र है, नेशनल पार्क। ये कॉन्सेप्ट ये बाद में मान गए थे GS गुरु भी, आप सही कह रहे हो भी नेशनल पार्क होना चाहिए जनजातियों के लिए, ऐसा कुछ बाद में बताऊंगा आपको ये भी। तो एल्विन ने इनका विरोध किया था और ये कहा था कि भी जनजाति की पहचान अलग है, हिंदू समाज की पहचान अलग है, इनको ज़बरदस्ती इसमें मिलाना नहीं चाहिए। ये इन्होंने आलोचना करी थी इस कॉन्सेप्ट की। बाकी आप जब अपने खुद के बेस पे नोट्स रीड करोगे तो सही समझ पाओगे। और भारतीय साधुज के बारे में इन्होंने बताया था, 1953 में बुक लिखी थी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने सीरीज़ वाइज भी लगा रखे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सबसे पहले ही दिया उन्होंने, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में दिया। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजी में आप थोड़ा सा मतलब माइंड सेट हो जाएगा आपका, और वहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन थिंकर के क्रोनोलॉजी के ही आते हैं, ठीक है। और भारतीय साधुओं और सन्यासियों का अध्ययन इन्होंने किया था। GS गुरु का मानना था कि समाजशास्त्र में धर्म यानी भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंडोलॉजिकल अप्रोच से जुड़े हुए थे GS गुरु, तो इसलिए उन्होंने ये बात करी है। और बुक की नाम बात करें तो इंडियन साधु 1953 में लिखी थी, मैंने बता दिया है। साधुओं की संख्या का अनुमान GS गुरु ने कहा था कि 1930 की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है फिर भी मैं बता दूं भी, इन्होंने ये कहा था कि भी अगर साधुओं की संख्या बात करें तो 1930 में जो एक ब्रिटिश जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश में लगभग 50 से 60 लाख लोग साधु संत थे, ठीक है, जो काफ़ी बड़ी संख्या, ये मानना था। और इन्होंने सोशल टेंशन ऑफ इंडिया इन इंडिया, थोड़ा दिक्कत हो क्या होगा, देखिए धर्म और सामाजिक तनाव घुरिये ने अपनी पुस्तक सोशल टेंशन इंडिया में धार्मिक समूहों के बीच तनाव का विश्लेषण किया था। यानी ये बुक भी इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है साधु से, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। सोशल टेंशन इन इंडिया, धार्मिक समूहों के बीच तनाव का विश्लेषण इन्होंने किया था। भारतीय साधु में इन्होंने दिखाया कि साधुओं के धार्मिक आंदोलन ने कभी कभी सामाजिक राजनीतिक तनाव को भी जन्म दिया है। भी वो क्या कहना चाहते हैं भी जो साधु जो आंदोलन वगैरह करते थे उससे ना राजनीतिक तनाव बन जाता था, ये कहना चाहते हैं GS गुरु। और साधुओं को असाधारण व्यक्ति कहा है इन्होंने, ये PYQ है, ये कभी 2012 में आया था शायद एक क्वेश्चन भी, GS गुरु ने साधुओं को क्या कहा है, तो असाधारण व्यक्ति कहा है। आप देख सकते हैं PYQ भी मैंने पीछे लिख रखा है। अब बात करते हैं
ये क्या होगा जीएस गुरे के अगले कॉन्सेप्ट की, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और बता सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना है, ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दी। शहर और सभ्यता, सिटीज़ और सिविलाइजेशंस, इसके बारे में भी इन्होंने 1962 में बताया था। शहरीकरण की जनसंख्या के बारे में बताया था कि भी शहरों के लोग है ना वो कैसे जी रहे हैं, उनके रहन सहन के बारे में इन्होंने बताया था। और इनका कहना था कि शहरीकरण को सिर्फ जनसंख्या के घनत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि मानवीय सभ्यता के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण माना है इन्होंने, जीएस गुरे ने। जीएस गुरे कहते थे कि शहर सिर्फ व्यापार या रहने के लिए जगह नहीं है, बल्कि वह सदियों से संस्कृति, ज्ञान व नवाचार के अंदर है। यानी क्या कहते थे भी संस्कृति का नया रूप ही शहर है एक प्रकार से, ठीक है। और आलोचना वगैरह ये छोटा ही कॉन्सेप्ट है इनका, इतनी याद करने की जरूरत नहीं, बुक का नाम याद कर ले और आपको पता होना चाहिए भी जीएस गुरे ने ये क्या क्या अध्ययन किया था, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय एकता के बारे में भारतीय एकता के बारे में इन्होंने बात करी थी, सोशल टेंशन इन इंडिया, वही बात है जो भी तनाव कैसे हो गया था इंडिया में, किस कारण तनाव आते हैं। तो एक कारण तो इन्होंने ये कहा था कि भी कई बार ना साधु संत आंदोलन वगैरह करते हैं ना, तो उससे राजनीतिक तनाव हमारे बीच मौजूद हो जाता है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिक हिंसा जैसी समस्याओं को एक बड़ी चुनौती माना। एक बात बताता हूँ आपको, एडवांस पॉइंट आपको, जिनके भी पीछे वाद लगाओ ना, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, वाद का अर्थ है जो आगे लिखी हुई चीज़ है ना उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि क्षेत्रवाद है तो क्षेत्र यानी क्षेत्र को बढ़ावा देना, नहीं अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना। जिस जातिवाद है, जाति को बढ़ावा देना यानी अपनी जाति को ऊपर दिखाना। इस प्रकार से आप वाद का अर्थ समझ गए, जिसके भी पीछे वाद लगा उसका अर्थ होता है भी उस चीज़ को बढ़ावा देना। तो जातिवाद कहने भी जाति को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र को बढ़ावा देना, भाषावाद यानी अपनी भाषा को बढ़ावा देना। इसी प्रकार राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को बढ़ावा देना, ठीक है। जीएस गुरे कहते हैं कि भारतीय समाज है ना, तनाव के नीचे भारतीय समाज की एक मजबूत सांस्कृतिक एकता छिपी हुई है। उनका मानना है कि भारत की एकता सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक भी है, और इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा जीएस गुरे मानते हैं। क्या होगा यार, पता नहीं क्या हो गया वीडियो के बीच में। हाँ, और इनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक और भी है, AR देसाई ने दिया था। देखिए ये चीज़ भी हमने ऐड करी है, ये नोट्स आप पढ़ लोगे ना यार, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ये चीज़ मैंने ऐड करी है। सबसे पहले तो बुक का नाम दिया है ऊपर, उसके बाद ये बुक कब लिखी गई थी, कौन सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया, PYQ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। और इससे मिलते जुलते कौन से कॉन्सेप्ट है, इनकी आलोचना किसने करी थी, वो सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है मैंने, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है। तो आप वहाँ से जाके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट AR देसाई ने दिया था, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। कौन से, जो भारतीय एकता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादातर ये। शहर और सभ्यता वाला हमने पढ़ लिया है, रिपीट हो गया शायद, 2 बार पेज आ गए होंगे वो, हाँ। और जो मैं बात कर रहा था कि भी इन्होंने 5-6 प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया था, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो जाति और प्रजाति के अंदर ही कॉन्सेप्ट था। जो हर्बर्ट रीजले थे ना, एक वो ब्रिटिश विद्वान थे, इनकी एक बुक थी द पीपल ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने बताया था कि जाति और प्रजाति का आपस में गहरा संबंध किस प्रकार से है। और उसी से प्रभावित होकर जीएस गुरे ने अपना विचार दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया। वो कहते हैं कि आर्यों ने अपनी नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए गंगा के मैदानों में वैदिक संस्कृति का विकास किया। जो उस कॉन्सेप्ट में पहले वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा रह गया था कंटेंट, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। जीएस गुरे क्या कहते हैं कि भी आर्यों ने अपनी कल्चर को बचाए रखने के लिए गंगा के किनारे मैदान थे, वहाँ पे वैदिक संस्कृति का विकास किया, और इसी दौरान जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। जीएस गुरे ने 6 प्रजातियों में बांटा, ठीक है। इंडो आयरन, पूर्व द्राविड़, मंगोलोइड, पश्चिमी प्रकार के चौड़े सिर वाले द्राविड़, और अदर में 1-2 और है, वो मुझे अभी क्लियर नहीं हुई थी, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो आप थोड़ा ऐड कर लेना अगर आपको मिले तो, ठीक है। इस
कॉन्सेप्ट की आलोचना तो आपको पता ही जी मजूमदार ने करी थी, वो मैंने पहले ही बता दिया था। और यही देखिए, ये कॉन्सेप्ट से एक दो बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल्स, वो क्या कहते हैं भी, ये कौन सी बुक थी, सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, 1938 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। और वो क्या कहते हैं कि मध्यवर्गीय जो समाज के लोग हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया, उनके रहन सहन के तरीके के बारे में कहा उन्हें, और वो किस प्रकार से यातनाएं सहते हैं, वो चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्लियर करी थी। वो कहते हैं कि समाज के बदलते मूल्यवान और यौन व्यवहार के जो मिडिल क्लास है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, वो इस चीज़ का अध्ययन उन्होंने किया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो रहता है। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज, ये भी इन्होंने मैंने बता दिया, तो कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। फैमिली एंड इन इंडोलॉजी यूरोपियन कल्चर, 1955 में इस लिखा था। और नातेदारी जो परिवार से जुड़े कॉन्सेप्ट इसमें इन्होंने दिए थे, आप नोट्स रीड कर लेना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी जीएस गुरी के द्वारा की गई जनजातियों, कौन कौन सी जनजातियों का अध्ययन किया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये चीज़ लगी, क्योंकि इससे काफ़ी PYQs आए हुए हैं भाई। आप अपनी बुक खोल के देख लीजिए, कोई भी हरियाणवी की कहीं भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पिछले 10 साल के PYQ में ये हर एक साल आता है, ये इनमें से हर जनजातियों में से क्वेश्चन। और खासकर जीएस गुरी से जुड़े जनजातियों का अध्ययन आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब पढ़ना चाहिए, अध्ययन नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो काली महाकोली जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है भी। कोली महादेवी नाम दे देंगे, महादेव कोली नाम दे देंगे, और उसके सामने आपको 2-4 ऑप्शन दे देंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो आपको महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। जिस गुरु ने इस जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया और पाया कि हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कौन करते हैं? जनजाति के लोग। वो ये महादेव कोली के जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं को और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह अध्ययन उसके तर्क का मुख्य आधार बना। हिंदू जनजातियों का, देखिए एक वो कौन सी जनजाति थी, कोली जनजाति, वो इसी कोली जनजाति के बारे में बात कर रहा था। पूरा नाम महादेव कोली था, ठीक है। और उस जनजाति के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, और उसी के आधार पर इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। भील जनजाति का अध्ययन ही इन्होंने किया। सुरजीत सिंह के बारे में भी आपको बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में, उन्होंने भी काफ़ी जनजातियों का अध्ययन किया, लेकिन आज इसकी जीएस गुरे के बारे में बात करेंगे। तो भील जनजाति के बारे में इन्होंने बताया था, अध्ययन किया था, सॉरी, जो मैं कह रहा था ना भी इन्होंने सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के बुक का अध्ययन किया और अपने कॉन्सेप्ट दे दिए, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने फील्ड वर्क किया था। वो कॉन्सेप्ट गलत है, हालांकि फिर भी बहुत सारे विद्वान इनके ताना मारते हैं, और वो ताना हमें सेध है, UGC नेट में आता है, ठीक है। भील जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था, जो कई हिस्सों में बंटी हुई, ठीक है। और लोनीकांड गांव का अध्ययन इन्होंने किया था। लोनीकांड गांव का अध्ययन किया था, जनजाति का अध्ययन नहीं किया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी रखा है, लोनीकांड जनजाति का जिक्र किया है, वह वास्तव में एक गाँव का नाम है, ठीक है, ना कि जनजाति का नाम। 1957 में इन्होंने अध्ययन किया था। यह गांव है कहाँ पे, पूर्णा महाराष्ट्र में स्थित है। इस गांव में सामाजिक बदलाव को देखने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ये, ठीक है। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं कि ये PYQ बेस, ये सब कुछ PYQ बेस है भाई, पहले बता देता हूँ आपको। तो इसलिए कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है इस PDF में जो आउट ऑफ सिलेबस हो जीएस गुरी से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने बता दिया भी। सो कॉल्ड देयर फ्यूचर 1943 द शेड्यूल ट्राइब ए की बुक थी, ये आपको पहले बता दिया। इसमें इन्होंने क्या कि आदिवासी समुदाय को आदिम या आदिवासी न कह के इन्होंने पिछड़े हुए हिंदू का शब्द का प्रयोग किया था। अलगाव के बारे में बताया था इन्होंने। ये क्या कहते हैं, जीएस गुरे के भी अलगाव का विरोध किया, और ये कहते हैं भी जनजातियों को आत्मसात में करना चाहिए, यानी जनजातियों को एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, जेलस नहीं करना चाहिए, वो हमें आके मिल जाएं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ पे क्या हो गया यार, बार क्या हो रहा है। जीएस गुरे क्या कहते हैं कि इन्होंने अलगाव का विरोध किया। जो ब्रिटिश समाजशास्त्री एल्विन थे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भी बाद में ये जाके इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे एल्विन वाले को,
तो उसी आधार पे इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया भी हाँ जनजातियाँ अलग है, हिंदू समाज अलग है। एल्विन का मानना था कि आदिवासी यानी जनजाति लोग बाहरी दुनिया क्या कह रखा है। एल्विन का मानना था कि आदिवासी को बाहरी दुनिया से दूर उनके नेशनल पार्क में ही रखना चाहिए ताकि संस्कृति और जीवन शैली सुरक्षित रहे। मतलब क्या है भी एल्विन क्या कहते हैं भी जो जनजाति है ना उनको जंगलों में ही छोड़ दें। नेशनल पार्क जंगलों के लिए प्रयोग किया इन्होंने मेरे हिसाब से, तो वहीं पे छोड़ दें। उनको ज़बरदस्ती फोर्सली हिंदू पिछड़े हिंदू वगैरह ऐसा कुछ ना कहें, उनको अपना काम करने दें, ठीक है। और गुरिये ने इसे जनजातियों में विकास में बाधक माना था, किसको, अलगाव को, ठीक है। वो क्या आत्म सात्विकरण के पक्ष में थे। वो कहते हैं भी जनजातियों की समस्याओं का जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है भी समस्या क्या है भी वो उनका विलय होता जा रहा है लगातार। कभी मुस्लिम लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो कभी हिंदू के साथ, जैसे जीएस कुरियन ने कहा भी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं यानी प्राकृतिक समस्या भी और रहन सहन की समस्या तो है ही जनजातियों को। तो उस समस्या का सोल्यूशन इन्होंने दिया था और उसको क्या कहा था, आत्म सात्विकरण कहा था। भी आत्म सात्विकरण के द्वारा जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उनका मानना था कि धीरे धीरे जनजातियों हिंदू समाजों में मिला देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने की वकालत की। उनका तर्क था कि जनजातियों की आधुनिकता को अपनाएगी और राष्ट्र में एक योगदान देगी, राष्ट्र के विकास में योगदान देगी। थोड़ा बस इसी के बारे में थे। गुरिये के अनुसार जनजाति की समस्याओं का असली समाधान उन्हें हिंदू समाज के साथ पूरी तरह मिल जाना है, न कि उन्हें अलग रखना है। जीएस गुरिये क्या कहते हैं, अगर जनजातियाँ भलाई चाहती है ना अपना, तो वो हिंदू समाज में मिल जाए, बस जीएस गुरिये कहते हैं। पुस्तक की बात करें तो देखिए पुस्तक इन्होंने काफ़ी पुस्तक दी, 32 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी इन्होंने, 30 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। यहाँ पे क्रोनोलॉजी मैंने दे रखी है वो सभी पुस्तकों की, आप देख सकते हैं। जो मैंने रेड कलर की कर रखी है सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी आप देख लेना। जो थोड़ी ब्लू कलर की है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, फिर भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बुक है वो लिख रखी है मैंने, ठीक है। और पहले ऐसे जैसे कॉन्सेप्ट में कर रखा था मैंने, वैसे ही इसमें कर रखा है। जो पहले बुक लिखी वो पहले लिख रखी है, और जो लास्ट में लिखी थी वो मैंने लास्ट में लगा रखी है, ठीक है। जैसे 1932, 1959, 53, 54, 55 ऐसे देख, ठीक है। ये आप बुक है पढ़ लेना। सभी बुक के आगे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ये बुक किस पे आधारित है और इसमें क्या चीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है। वैदिक इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वैदिक इंडिया अभी भी पिछले पेपरों में आई थी यूजीसी नेट के, और मध्य प्रदेश में जो सोशोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसमें ये 2-3 बार आ चुकी है पिछले 2-3 सालों में। की पॉइंट्स इंडियोलॉजी अप्रोच का इन्होंने अध्ययन किया था, आपको पता ही है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं क्या पहले ही बता रहा था कि कुर्सी समाजशास्त्री या आरामदायक समाजशास्त्री, इनको बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान क्या कहते हैं भी ये ना सीधा लाइब्रेरी में बैठ के ही इन्होंने सब कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, फील्ड वर्क इन्होंने नहीं किया है, ज़्यादा नहीं किया, ऐसा कुछ आलोचक मानते थे, ठीक है। जीएस गुरिये ने किन किन की आलोचना करी है वो भी तो पता होना चाहिए ना भी। ऐसा नहीं है भी जीएस गुरिये ही आलोचना का शिकार होते रहे। जीएस गुरिये ने भी काफ़ी लोगों की आलोचना करी है, जिसमें डीपी मुखर्जी भी का नाम शामिल है, डेविड पोकोको और लुई ड्यूमोंट का नाम भी शामिल है। तुलका का अध्ययन किया था इन्होंने, जो तुलका हवेली है उनका अध्ययन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। और कौन सी पुस्तक में किया था, एंथोनॉमी ऑफ ए अर्बन कम्युनिटी, हवेली तुलका हवेली, ये ऐसा कुछ है, हवेली तुलका है जो भी है, ये इस चीज़ का अध्ययन उन्होंने किया था, यूजीसी नेट में आया हुआ है पर्सन, ठीक है। और किस प्रकार के विचारक थे, माइक्रो थिंकर थे, यानी चीज़ों को विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते थे, व्यक्तिगत न होके पूरा सामूहिक चीज़ों को इसमें विश्वास रखते थे, यानी मैक्रो थिंकर ना होके मैक्रो थिंकर थे, माइक्रो थिंकर ना होके मैक्रो थिंकर थे। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, और ज़्यादा कुछ से इसमें है नहीं, ठीक है। भारतीय समाजशास्त्र में इन्होंने क्या योगदान, यानी भारतीय का समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। और सबसे पहली समाजशास्त्र पत्रिका सोशोलॉजिकल बुलेटिन बॉम्बे से इन्होंने शुरू करी थी, ठीक है। इनके स्टूडेंट कौन कौन थे देखिए, MN श्रीनिवास, इरावती कर्वे, AR देसाई, KM कपाड़िया, काफ़ी महत्वपूर्ण थिंकर जो हमारे सिलेबस में भी है, वो इनके थिंकर थे, वो इनके स्टूडेंट थे, ठीक है।
ऐतिहासिक तुलनात्मक विधियों का इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। सोशल इंडिया टेंशन में इन्होंने कुछ चीज़ बताई थी भी, कई बार याद आता है किस प्रकार का अध्ययन किया, तो ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने काफ़ी मिलता है, ठीक है। भारतीय कला और वेशभूषा का भी अध्ययन इन्होंने किया है। बस ये PYQ क्वेश्चंस हैं जो आप, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। किसने कहा था कि जनजाति, ये आपको ही करना है, मैंने उत्तर नहीं लगा रखा है, आपको ही सोल्व करना है। मैंने उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे उत्तर दिया होता ना तो आप फट देने से सीधा उत्तर पढ़ते ना, उत्तर मैं नहीं दे सकता इसका, आप अपने हिसाब से करें। चलो पहला क्वेश्चन का तो आपको पता ही है। किसने कहा था कि आदिवासियों का जनजातियों में आत्मसात्मकरण किया जाना चाहिए? 2020 में आया क्वेश्चन है, GS गुरी ने कहा था। GS गुरी ने जाति की व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस विशेषता पर बल नहीं दिया, यानी कौन सी विशेषता नहीं बताई? मैं यही कह रहा था कि भी 4 विशेषता दे देंगे, तीसरी नहीं देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे वो, और आपको बतानी होगी, ठीक है। तो खंडीय विभाजन बिल्कुल कहा था उन्होंने। उत्क्रम यानी उत्क्रम को होते वो पदमानुक्रम, ठीक है, वो भी करा था। खुली व्यवस्था ना, खुली व्यवस्था नहीं है, जाति एक बंद वर्ग है ठीक है। अर्जित नहीं है, अर्जित का ऐसे बन गया अपनाना, ऐसे अपनाना, यानी जिस चीज़ को अपनाई जाए। परदत्त का अर्थ होता है पर, मतलब पहले से, यानी अर्जित ये अपनाई गई चीज़ है, नहीं जाति अपनाई नहीं जाती, जाति जन्मजात होती है, तो ये भी ठीक है। सॉरी ये गलत है, तो यानी इसका उत्तर क्या आएगा? C और D। पवित्र अपवित्र के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, C और D कहाँ पे? यहाँ पे C और D, यानी D है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये मिलान वाला क्वेश्चन आया था, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अभी कौन सी बुक किसने लिखी, जैसे GS गुरे ने कौन सी बुक लिखी थी? सोशल, ये वाली लिखी थी, सोशल इंडिया, ठीक है। इस तरह से द प्रोग्राम ऑफ इंडियन रूपी आना था यहाँ पे, वो मिस्टेक हो गया, वो भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी, ठीक है। ये आप अध्ययन कर लेना। जाति प्रथा की संरचनागत विशेषता क्या है, ठीक है। वो विशेषता यहाँ पे जो मैंने पहले ही कहा था, 4 विशेषताएं गलत दे देंगे, 2 ठीक दे देंगे, 3 ठीक दे देंगे, 2 सही दे देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसमें 2 विशेषताएं सही दे रखी है, बाकी गलत है। 3 विशेषता सही दे रखी है, बाकी गलत है, ठीक है। सही कौन कौन सी है? खुलापन गलत है, खंडात्मक विभाजन B ठीक है, पदानुक्रम C ठीक है, गैर अनुवांशिक विकास है ये भी ठीक है, प्रदूषण और पवित्रता के बारे में उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। ये आप कह रहे हो पिछले बारे में, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। और इस तरह से काफ़ी है यहाँ पे, बस ये कि 8 9 10 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन ऐड करूँगा मैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ, धन्यवाद।